सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, संपादक मंडल के मेरे स्नेहिल मित्र, रचनाकार समूह, समस्त प्रतिभागी गण तथा अन्य सभी उपस्थित अतिथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से, जिसके लिए मैं माया बंसल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय भारत, जय मां सरस्वती। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापा। बहुत बहुत धन्यवाद माया बंसल जी। आपने कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया। ईश्वर का आशीर्वाद अब हमारे साथ है। तो आज का हमारा कार्यक्रम आप सब जानते ही हैं, जुड़े ही हैं। तो आज क्या अवसर है यह बताना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा ही होगा। हमारे प्यारे भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और उस पर भारत काव्य पीयूष का लोकार्पण ऐसे ही है जैसे सोने पर सुहागा। तुमको नमन माँ भारती, तुमको नमन माँ भारती, पूजन अर्चन दीप अर्पण कर हम उतारें तेरी आरती। रक्त का मस्तक तिलक लगा, शीशों के पुष्प तुम्हें चढ़ा, वीरों ने प्राण दिए गवा, जब सुना तुम्हें सिसकारती। तुमको नमन माँ भारती, तुमको नमन माँ भारती। ले प्रण कि तुम आजाद रहो, हर धड़कन में आबाद रहो, स्वर में घुलता आह्लाद रहो, हर श्वास यही है पुकारती। तुमको नमन माँ भारती, तुमको नमन माँ भारती, तुमको नमन माँ भारती, हम तेरी उतारें आरती। आज जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आप सबकी चहेती पुस्तक भारत काव्य पीयूष, जिस पर से पर्दा हटने ही वाला है, कुछ ही क्षणों की देर है। तो मातृभूमि वंदन के साथ इस कार्यक्रम तथा पुस्तक दोनों की सम्मिलित विशेषता का वर्णन करते हुए मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि 7 समुंदर की स्याही से चक्र बनाया नीला है। 7 समुंदर की स्याही से चक्र बनाया नीला है, सारी पृथ्वी से लेखक ने केसरिया दिया चोला है। विभिन्न वृक्षों की कलम से, विभिन्न वृक्षों की कलम से भरा रंग हरियाला है। आप देख ही रहे होंगे ओम सर के पीछे बैकग्राउंड में और हमारे पीछे बैकग्राउंड में जो पुस्तक लगी हुई है, मैं उसके कवर पेज की विशेषताएं बता रही हूँ। तो विभिन्न वृक्षों की कलम से भरा रंग हरियाला है, स्वच्छ हृदय मंथन मन से पीयूष बना मतवाला है। स्वच्छ हृदय मंथन मन से पीयूष बना मतवाला है। तो इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या तो भारतीय और क्या अप्रवासी भारतीय, उनके बीच की विभाजक रेखा को मिटाते हुए अपनी मधुरिम कल्पनाओं और दृढ़ इच्छा शक्ति से डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी ने एक नया मील का पत्थर गढ़ा है, जिसका नाम है भारत काव्य पीयूष।
तो आइए इस पुस्तक के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी से, जो इस पुस्तक के प्रधान संपादक भी हैं। तो आइए डॉक्टर गुप्ता जी के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं कि IIM अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं वो, और अब पिछले बहुत सारे सालों से 20-25 शायद ज्यादा भी होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं। और उनका हिंदी प्रेम तो आप देख ही सकते हैं। तो डॉक्टर ओम प्रकाश जी श्री रामचरित भवन तथा वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इनके महान कार्यों का उल्लेख करने में एक दीर्घ अवधि लगेगी, तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं बहुत संक्षेप में बस इतना ही कहूंगी। धर्मार्थ और भाषार्थ जो कार्य वे कर रहे हैं, वह किसी व्यक्ति के लिए एक जीवन में कर पाना असंभव है। और उनका अपना परिचय मैं क्या दूं, वे स्वयं कहते हैं, भारत का वे पीयूष में वो कहते हैं कि पासपोर्ट अमेरिकन मेरो पर रंगत हिंदुस्तानी, पासपोर्ट अमेरिकन मेरो पर रंगत हिंदुस्तानी, आज सुनाऊं तुमको प्यारे अपनी राम कहानी। और इसके अलावा वो और भी कहते हैं आगे कि कहने को बहुत है भैया, थोड़े को समझो काफी, बुरा भलो लगो जो तुमको, बुरा भलो लगो जो तुमको, मांगू नतमस्तक माफी। तो सर ये तो सर फक्र से उठाने का समय है, और इस महान कार्य के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आपका सपना साकार हुआ, तो आदरणीय से प्रार्थना है कि वे आए और हम सबको भारत काव्य पीयूष से अवगत कराएं और मुख्य अतिथि द्वारा इसका विमोचन कराएं। स्वागत है सर। नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद आरती, आपका प्रेम और स्नेह इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से आप इतना बोल गई, वास्तविकता तो अब नजर आएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस अवसर पर पधारे। आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी ने अपना समय निकाला इस अवसर पर, तो आपका बहुत धन्यवाद। तो मैं बहुत संक्षेप में इस पुस्तक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आज से ठीक 1 साल पहले जब ये घोषणा हुई, वैसे तो पता था, पर औपचारिक घोषणा हुई कि अब हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, पूरा साल महोत्सव बनेगा। तो हमारे मन में भी भाव आया कि हम भी कुछ करें। तो 15 अगस्त के तुरंत बाद गांधी जयंती आई, तो गांधी जयंती पर हमने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, भारत पर स्वरचित कविताओं का। और संयोग से उस काव्य गोष्ठी 2 अक्टूबर को आरंभ की, और सोचा था कि भाई काव्य गोष्ठी जैसे होती है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काव्य गोष्ठी हो जाएगी, पर वो काव्य गोष्ठी कंटिन्यूअसली 30 घंटे चली, 30 आवर्स कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप। वो उसका वीडियो उपलब्ध है। उसमें 171 कवियों ने 13 देशों से 171 कवियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। सारी सब कविताएं भारत पर, भारत का इतिहास, भारत का गौरव, भारत की स्वतंत्रता, भारत की संस्कृति, भारत की रीति रिवाज, त्योहार आदि आदि आदि। गोष्ठी तो हो गई, बात गई आई होगी, बहुत सारी गोष्ठियां होती हैं। थोड़ा समय निकला, फिर भाव आया, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी गई, और इसमें क्यों ना हम चुनकर उच्च कोटि की कविताओं का एक संकलन बनाएं, न केवल इनमें से, और भी कविताएं जो शायद काव्य गोष्ठी के लिए हमारे पास नहीं आई थी। तो उसी से भाव बना के एक इस तरह की कविताओं का एक संकलन किया जाए। तब यह भारत काव्य पीयूष की कल्पना मन में जागृत हुई। फिर एक संपादक मंडल का गठन हुआ, ताकि अच्छी अच्छी कविताओं का चयन हो सके, उनका रिव्यू हो सके। और उस संपादक मंडल के सदस्यों ने बड़ी मेहनत की। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेके आज तक लगातार इतने महीनों से लगे रहे, तो आप समझ सकते हैं करीब 9-10 महीने लगे।
मेरे संपादक मंडल मित्र हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, श्री हरे रिजा जी जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं, अलका प्रमोद जी लखनऊ में हैं, सी कामेश्वरी जी हैदराबाद में हैं, मधु चतुर्वेदी जी लखनऊ में हैं, शैल अग्रवाल यूके में हैं, विनीता मिश्रा लखनऊ में हैं, आरती लोकेश जी आप देखिए हैं दुबई में हैं, और मधु गोयल जी वो भी लखनऊ में हैं। तो मेलबर्न से लेकर ह्यूस्टन तक एक संपादक मंडल छाया हुआ है। आज की सभा में आप देख रहे हैं कि मेलबर्न, पूर्व में मेलबर्न ऑल द वे टू द फार ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में फ्रीमंट कैलिफोर्निया तक के लोग आज इस समय मौजूद है इस सभा में। सो दैट सॉर्ट ऑफ शोज द स्प्रेड ऑफ इंटरेस्ट इन हिंदी। हिंदी सिर्फ एक हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, इससे बढ़िया ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है। और अगर मैं स्टेटिस्टिकली इसको बात करूँ, इस समय इस सभा में 50 लोग उपस्थित हैं, सिर्फ 50 लोगों में ये स्प्रेड है मेलबर्न से लेकर कैलिफोर्निया तक का। सो एक विश्व की भाषा है, इससे ज़्यादा कोई मैं नहीं समझता कि और कोई प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो चलिए भारत काव्य पीयूष पर मैं आगे बढ़ता हूँ। वो इस काव्य संपादक मंडल के संबंध के बाद, अम्बे जी आप संपादक मंडल की रचना के बाद हमने इसकी घोषणा की और कवियों ने अपनी कविता भेजना शुरू किया सारे विश्व से। हर कविता को कम से कम 2 एडिटर ने ब्लाइंड रिव्यू किया। जो रिसर्च फील्ड में उनको पता है ब्लाइंड रिव्यू क्या होता है। यहाँ पर मैं इस बारे में बहुत टेक्निकल जानते हैं, तो उस ब्लाइंड रिव्यू के चक्कर में मेरी सारी कविताएं इन सब मेरे संपादक मित्रों ने रिजेक्ट कर दी। तो ये हाल होता है। तो इनको जरा भी मेरे पास तरस नहीं आया कि, पर इनको पता ही नहीं है किसी कविता है। तो इससे बिल्कुल बिना किसी बायस के कविता का सिलेक्शन हुआ है। सिर्फ मुझे ही पता था कि कविताओं के लेखक कब है और अंतिम निर्णय मेरा रहा। तो अगर आपकी किसी की कोई कविता अगर सिलेक्ट नहीं हुई उसमें आप मुझे दोष दे सकते हैं। इसमें 8 देशों के कवि हैं, ऑस्ट्रेलिया, कतर, तंजानिया, ऑफ कोर्स भारत, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, यूएई और यूएसए, और 115 कवियों ने लिखा है। कुल कविताएं 171 हैं और इन कविताओं को 11 विषयों में वर्गीकरण किया है, जो है भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत के महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम, भावी भारत, भारत की गरिमा, भारत की समाज व्यवस्था, प्रवासी भारतीय, मेरा भारत, भारत के आराध्य और भारत। इस बार इस दौरान में संयोग से आप ले सकता है जन्माष्टमी है, तो पिछली जन्माष्टमी पर हमने एक काव्य संकलन का विमोचन किया था जिसका नाम था कृष्ण काव्य पीयूष। उसमें कृष्ण लीला पर कविताएं थी। उस बार भी एक छोटा सा प्रयोग किया था मैंने, एक नई विधा, एक मुझे ये नहीं करना चाहिए नई विधा, एक अलग तरह से कविता लिखी थी। तो जो हमारे कुछ संपादक, वो भी मैंने रिव्यू के लिए संपादक मंडल को भेजी, तो एक संपादिका को बहुत पसंद आई और उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू लिखा और बड़ा प्रोत्साहित किया। तो उस विधा पर काफी लोगों ने रुचि बताई, तो कविताएं लिखने लगी और बाद में उस विधा का नाम उसके लिए भी एक समिति बनाई, उसका नाम पड़ गया ओम आकृति विधा। उसके बारे में विस्तार से अगर आज समय मिला तो बाद में बताऊंगा। तो उस ओम आकृति विधा पर भी इस पुस्तक में 11 कविताएं। तो एक साहित्य में अगर आपको पसंद आएगी तो एक नया एक योगदान है, एक कविता की काव्य की नई विधा का जन्म हुआ है। इसका पहली बार हम प्रकाशन कर रहे हैं इस माध्यम के थ्रू। तो ये बेसिकली छोटा सा बैकग्राउंड है। इसमें कैसी कविताएं हैं, आपको कितनी पसंद आती है, ये तो पुस्तक विमोचन के बाद आप स्वयं पढ़ पाएंगे, और पढ़ें तो जरूर अपनी फीडबैक है, अपने प्रतिक्रिया, अपने विचार भेजें। तो ये रहा पुस्तक के बारे में। तो आप पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आज कि आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर आज पधारे हैं
और इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। उनको मैं संक्षेप में परिचय दे दूं। डॉक्टर साहब सामाजिक विचारधारा के कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। ये राजनीति शास्त्र एवं लोकतांत्रिक विषयों के अभ्यासक विचारक के रूप में जाने जाते हैं। पेशे से जनप्रतिनिधियों के शिक्षक के रूप में 2016 से राज्यसभा सांसद के रूप में महाराष्ट्र का राजनीतिक स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर साहब मुंबई विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में PhD हैं और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर अध्ययन भी पूरा किया है। 2018 से वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, जो वैश्विक पटल पर भारतीय संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करने वाला मानद शासकीय संस्थान है। 2020 से डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे केंद्रीय शिक्षा, महिला और बाल विकास और खेल और युवा कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। 2014 से 2020 तक लगातार 6 साल तक डॉक्टर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद सफलतापूर्वक संभाला है। वे रामभाव महालगी प्रबोधनी मुंबई के संस्थापक महानिदेशक रहे हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष पद का दायित्व निभा रहे हैं। महालगी प्रबोधनी एक ऐसा अनोखा संस्थान है जो जनप्रतिनिधियों, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से प्रशिक्षित करता है। 208 वर्ष पुरानी एशियाटिक सोसाइटी के उपाध्यक्ष रह चुके डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे ने मुंबई विश्वविद्यालय के प्रबंधन परिषद का काम भी संभाला है। प्रतिष्ठित नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के मानद सदस्य डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे संसदीय कार्य मंत्रणा समिति, संसदीय अनुसंधान समिति, संसदीय पुस्तकालय समिति, डेटा संरक्षण समिति, रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल कैडेट कोर संबंधी उच्च स्तरीय समिति और अन्य राष्ट्रीय समितियों के सदस्य हैं। प्रमुख हिंदी, मराठी और अंग्रेजी समाचारों में नियमित रूप से स्तंभ लेखन करने वाले डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे ने आधा दर्जन पुस्तकों का लेखन किया है, जिनमें से 2 पुस्तकों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत प्रणाम। और आपसे प्रार्थना कि आप पुस्तक का विमोचन करें। मेरे अनुज हैं शिव, आप जैसे आज्ञा देंगे वो बटन दबाकर उसको प्रारंभ करेंगे, उसके बाद अपना वक्तव्य देंगे। प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं ये एक बहुत ही अनोखी काव्य कृति जो है भारत काव्य पीयूष, उसका लोकार्पण हुआ है आभासी माध्यम से, इसको एक दृष्टि से प्रकट रूप में आप सभी के सम्मुख रख रहा हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे प्रयोग के केंद्र में जिनकी भूमिका रही है, ऐसे प्रधान संपादक जिनको अभी हमने सुना, श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, जिनके निमंत्रण से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, मेरे मित्र श्री आलोक राज जी, और भारतीय साहित्य और विशेष रूप में हिंदी काव्य परंपरा की ध्वजा को विदेशों में भी जिन्होंने फहरा के रखा है, ऐसे देश और विदेश के सभी प्रतिभाशाली कवि भाइयों और बहनों, आज स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर और विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर यहाँ पर भारत काव्य पीयूष प्रकाशित हो रहा है। ये एक उल्लेखनीय प्रसंग है और सबसे पहले तो मैं इसके प्रधान संपादक श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। और उन्होंने इस पद्धति से दुनिया भर के कवियों को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रतिभाशाली रचनाओं को समाहित करते हुए एक संग्रह बनाया। ये अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय कविता संग्रह बन गया है और इस
अनोखे प्रयोग के लिए भी ओम प्रकाश गुप्ता जी का अभिनंदन करना चाहिए। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में भारत काव्य पीयूष जैसी पुस्तक की अवधारणा और उसे मूर्त रूप प्रदान करने वाले ह्यूस्टन के वैश्विक हिंदी संस्थान के सारे सदस्यों को, उनकी बहुत बड़ी टीम भी है जैसे कि मैं जानता हूं, और 8 देशों में बसे 115 बहुत ही प्रतिभाशाली कवियों ने ओम प्रकाश जी के इस प्रयास को प्रतिसाद दिया, रिस्पॉन्स दिया, और उसके अंत में ये काव्य पुष्प आज माता सरस्वती के चरणों में समर्पित हो रहा है। ये भी मैं मानता हूं कि बड़ा उल्लेखनीय प्रयास है। जैसे कि मैंने इसकी जो सॉफ्ट कॉपी मेरे पास आई थी उससे एक आकलन बनाया है कि कुल मिलाकर 11 विषयों में इसमें 175 कविताओं का समावेश किया गया है, और जो भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, हमारे महापुरुष, स्वाधीनता का हमारा संग्राम और आने वाला भारत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमृतकाल कहते हैं, तो भारत आज आजादी के अमृत महोत्सव में है, मगर जब आजादी की शताब्दी मनाएगा तब हमारी इस भारत माता का चित्र हम क्या देखते हैं, इस पद्धति का भी विषय इस कविता संग्रह में है। साथ ही साथ भारत की समाज व्यवस्था, प्रवासी भारतीय इत्यादि विषयों को भी कवियों ने स्पर्श किया है। तो एक दृष्टि से ये देशभक्ति पर काव्य रचनाओं का या अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला, अभिव्यक्त करने वाला ऐसा काव्य संग्रह बन गया है, जो एक, जैसे मैंने कहा, कि अनोखा प्रयास है। आज हम भारत में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के बारे में चर्चा करते हैं, और चाहे विदेश में बसे हो, चाहे विदेश में कुछ समय के लिए गए हो, मगर ऐसे जितने सारे हमारे प्रवासी भारतीय हैं, उनका दिल तो आखिर भारत में है, और इसलिए भारत और भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, इसके बारे में हमेशा सोचते रहना और अपनी सोच को अपने कलम के माध्यम से, प्रतिभा के माध्यम से कागज पर उतारना, ये काम इन कवियों ने निरंतरता से किया है, जिसके चलते आज हमारे पास ये भारत के काव्य पीयूष उपस्थित हुआ है। मुझे 2-3 बिंदु केवल आपके सम्मुख विचारार्थ रखने हैं। पहली बात यह है कि ऐसे काव्य संग्रहों के माध्यम से जब हम भारत के इतिहास के बारे में और भारत के भविष्य के बारे में भी, संस्कृति के बारे में और भारत की सभ्यता मूलक जो परिचय की धारणा है उसके बारे में इतना सारा है, तो देशों में से उन तक के पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नई पीढ़ी कई बार तो है कुछ मात्रा में, एक रूप में भारत में ही पले बढ़े व्यक्तियों की तुलना में हो सकता है कि कुछ कम हो, क्योंकि भारत एक ऐसा विषय है जो अनुभव के आधार पर समझा जाता है, और ये जो भारतीय है, प्रवासी भारतीय, जिनकी नई पीढ़ी विदेश में जन्मी, विदेश में पली बढ़ी, उसको भी इन प्रयासों के माध्यम से भारत को अनुभव के आधार पर सीखने का अवसर मिले, और वो मिलेगा तो भारत के प्रति उनका आकलन और अधिक सघन और अधिक प्रभावी बन पाएगा, इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं चाहता कि भारत का काव्य पीयूष का अगला संस्करण जब आएगा तब उसमें युवा कवियों को थोड़ा ज्यादा अगर हम प्रोत्साहित कर पाएंगे। मैं नहीं जानता कि इन कवियों में कितने युवा हैं जो भारत के बाहर हैं, मगर संख्या इस बार अगर कम भी होगी तो भी नए प्रयास में अगर
परिचय भारतीय संस्कृति का, उनका जो आकलन है वो अगर मैं समझता है तो मैं मानता हूं कि हम सबके लिए वो एक दृष्टि से बोधप्रद होगा, इट वेरी एजुकेटिव इन अ वे फॉर ऑल ऑफ अस। सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा पहला बिंदु आपके सम्मुख विचारार्थ में रख रहा हूं। दूसरी बात यह है कि भारत के बारे में तो कविताएं हैं और अच्छी बात है, मगर जैसे कि हम कहते हैं कि भारत के बाहर जाकर बसना ये भी कोई आसान बात नहीं होती। कई बार मन में विकल्प आता है कि हमने यहाँ बसना, ये निर्णय किया, ये उचित किया, सही किया या नहीं किया। तन और मन यहाँ, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। अपने और जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, उनको छोड़कर जाना और वहां एक अपनी नई दुनिया बनाना, इसमें भी काफी संघर्ष, काफी परिश्रम, काफी कर्मठता का परिचय देना। तो उस दृष्टि से भी ये कोई आसान काम तो रहता नहीं। तो ये जो संघर्ष है प्रवासी भारतीयों की पीढ़ियों ने किया है, उसके बारे में एक आकलन भारत के अंदर बनना भी बहुत जरूरी है। कई बार भारत में लोगों को लगता है कि अरे वो तो क्या बस वहां पर गए, चकाचौंध है, बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं। हाँ, जीवन जरूर अच्छा जी रहे हैं, मगर उसमें कोई संघर्ष किया नहीं, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने भी परिश्रम किए। जिन देशों को हम गिरमिटिया देश कहते हैं, उन देशों में जो लोग गए, उन्होंने तो अपरिमित संघर्ष किया, अनगिनत और समस्याओं को झेला, और बावजूद इसके अपने परिचय को, अपनी अस्मिता को, अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने अक्षुण्ण रखा, बरकरार रखा। तो ये भी अगर नई पीढ़ी के पास पहुंचता है तो नई पीढ़ी भी हमारी आइडेंटिटी, हमारी अस्मिता, हमारा परिचय, इसके बारे में एक सकारात्मक पद्धति से सोच पाएगी, ऐसा भी मुझे जरूर लगता है। तीसरी बात मुझे विशेष रूप में भारत के बाहर बसे हुए हमारे मित्रों के बारे में कहनी है। इन दिनों इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से हम विदेशों में जो हमारी विभिन्न पुस्तकालयों की श्रृंखला है, उन देशों की है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा अच्छा लाइब्रेरी कल्चर है, और गुप्ता जी तो निश्चित रूप में उसके बारे में जानते होंगे। कई देशों में है, मगर इन लाइब्रेरीज में, इन पुस्तकालयों में भारत कहाँ है और भारत के बारे में कितनी किताबें हैं और वो किस तरीके की किताबें हैं, इसको भी थोड़ा सा आकलन बनाते हुए अगर हम ठीक कर पाएंगे तो मैं मानता हूं कि भारत की जो सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों की जो अपनी एक सभ्यतामूलक हमारी पहचान है, उसके अनुरूप भारत की उपस्थिति उन ग्रंथालयों में है या नहीं है, इसके बारे में हमें समझना भी चाहिए। और अगर वो उपस्थिति नहीं है तो उसको ठीक करने में भी अपने स्तर पर हमने प्रयास करने चाहिए। सारी काम सरकार के माध्यम से होना संभव नहीं है, इसलिए वैसे भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो ऐसे कुछ विषयों में अगर प्रतिभा से परिचित, मतलब जिनके प्रतिभा के कारण परिचय बन गया है, ऐसे आप जैसे सुधी जन अगर वहां पर कुछ काम कर सकेंगे तो मैं मानता हूं कि वो भारत माता की, और विशेष रूप में सरस्वती के रूप में जो भारत माता हम देखते, उस माता की एक पूजा होगी, एक अर्चना होगी। इस तरीके की अर्चना के लिए भारत माता और भारतीय संस्कृति हमें निरंतर प्रेरित करती रहे, यही प्रार्थना मैं सरस्वती के चरणों में करूंगा। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर मेरा सम्मान किया है, मैं आप सभी का आभारी हूँ। ओम प्रकाश जी गुप्ता के प्रति मैं पुनः एक बार अभिनंदन और उनके इस प्रयास के लिए उनको बधाई देकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप जरा आदेश दें तो पुस्तक का विमोचन हो जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद शिव सर। अब मैं आदरणीय अलका प्रमोद जी से निवेदन करूंगी कि वे मुख्य अतिथि का धन्यवाद करें। धन्यवाद आरती जी। जय हिंद। आज पूर्व संध्या है भारत की स्वतंत्रता के अमृत पर्व की। यह अवसर है सभी भारतवासियों के लिए गौरव का, हर्ष का और साथ में देश के प्रति समर्पण का। यह हमारा दायित्व है कि इन 75 वर्षों में भारत ने जो विकास किया, हम उससे आगे विकास के सोपान पर भारत को ले जाएं। इसी भावना से प्रेरित होकर आदरणीय ओम जी ने देश के प्रति अपने भाव अर्पित किए जाने हेतु भारत काव्य पीयूष के रूप में एक यज्ञ करने का निर्णय लिया और देश विदेश के सभी कवियों ने अपनी संविधा अर्पित की। और आज यह सुअवसर आ गया है जब आज के कार्यक्रम के हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी के कर कमलों से इस कृति का लोकार्पण संपन्न हुआ। किसी भी विद्वान की उपस्थिति न केवल कार्यक्रम की गरिमा में चार चांद लगाती है, वरन हमारे उत्साह और विश्वास को द्विगुणित भी करती है। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जैसे विद्वान का हमारे मध्य उपस्थित होना हम सब के लिए गौरव का विषय है और हम हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपना अमूल्य। हम आपसे सविनय आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका वरद हस्त और सहयोग हमको मिलता रहेगा। हम कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। हाथ जोड़कर हम खड़े, आप पधारे मेरे द्वार, शत शत है नमन आपको, हृदय से अर्पित है आभार। बड़े भाग्य की अतिथि आप सा आया आयोजन में मेरे, सदा रहे आशीष आपका, यही मनाती सांझ सवेरे। समय सा धन अमूल्य दिया है हमको उपहार में, ऋणी सदा रहेंगे आपके, कभी भूल ना पाएंगे, कभी भूल ना पाएंगे। सत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका दीदी। अमृत महोत्सव पर सुधा छलकाती हुई पुस्तक पीयूष का भारत काव्य पीयूष की इतनी सारी खूबियों से हमारा परिचय कराने के लिए ओम प्रकाश सर का धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने इस पुस्तक की शालीनता में जो बातें कही वो हमने सुनी, समझी और इससे इस पुस्तक में चार चांद लग गए। सर, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी की कविताएं भी इस पुस्तक में शामिल हैं। युवा पीढ़ी में अगर मैं कहूँ कि बाल पीढ़ी, बालकों की कविताएं भी इसमें शामिल हैं। तो आपका जो एक संशय था या आपकी इच्छा थी तो वो इसमें आई हुई है और बिल्कुल हम आने वाली पुस्तकों में भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हो और लेखन में रुचि दिखाए और आगे आए। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी है संपादक मंडल को आमंत्रित करने की। तो मैं आपसे कहूंगी कि संयम कर उत्तेजना को, संयम कर उत्तेजना को, पार लगा परियोजना को, इस पुस्तक की संयोजना को, संपादक प्रस्तुत है विवेचना को। तो वास्तव में विवेचना तो वो नहीं कर रहे हैं। मैं जैसे अभी आपको शिव प्रकाश सर ने
पुस्तक की झलकियां दिखाई, तो उन्होंने दृश्य माध्यम से झलकियां दिखाई। अब जो समय है वो स्वर माध्यम से पुस्तक की झलकियां देखने का है। तो मैं एक एक करके संपादक मंडल के अपने सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे पुस्तक से अपनी पसंद की किसी एक कविता का वाचन करें, और इस कार्यक्रम के अपने दर्शकों और श्रोताओं को भी यह बताना चाहूंगी कि पुस्तक में शामिल होने के बाद भी हमारा संपादक मंडल किसी संपादक से इतर किसी अन्य कवि की रचना का पाठ यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, क्या पता आप ही की कविता का वाचन शुरू हो जाए। तो सबसे पहले इस यात्रा में हम निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर, क्योंकि वहां पर बहुत रात हो चुकी है। तो संपादक मंडल के वरिष्ठ सदस्य, मेरा निवेदन है, जरा अपना माइक सब लोग म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे सब लोगों को सुनने में आसानी रहेगी। तो हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री हरिहर झा जी, जो ऑस्ट्रेलिया में है इस समय, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की गरिमा बढ़ाने के बाद सीनियर आईटी ऑफिसर के पद पर वर्षों ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग में सेवारत रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रहकर वे अनवरत साहित्य सृजन करते रहे हैं। उनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। आदरणीय को श्रेष्ठ व्यंग्यकार के सम्मान से भी नवाजा किया गया है। उनकी कलम से एक छोटा सा परिचय मैं आपका और भी कराना चाहूंगी उनके व्यक्तित्व के बाद, कि वो कहते हैं, तुलिका चले खुले रहस्य तो धोखों से उद्धार, भेद बताने लगे आसमां जिद छोड़े गद्दार, पड़ाव हर मंजिल के नापे चट्टानों को तोड़, मोड़े बादल बिजली का रुख शयन सैकड़ों छोड़, कलम गहो हाथों में साथी शस्त्र हजारों छोड़। तो वो कलम की महिमा को शस्त्र से ऊपर बताते हैं। ऐसे गुणी विद्वान श्री हरिहर झा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो पुस्तक में से अपनी पसंद की कोई एक कविता सुनाएं। आदरणीय, स्वागत है आपका। धन्यवाद आरती जी परिचय के लिए। तो भारत की स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव पर आप सभी को बधाई, और इस पुस्तक के विमोचन के लिए भी आप सभी को बधाई। मैंने कविता चुनी है जिसका शीर्षक है भारतीयों की देशभक्ति। कवियत्री है ममता उपाध्याय, वाराणसी, भारत से। इस कविता में मुझे एक विशेषता लगी कि समय भले ही बहुत ही कठिन हो, लेकिन फिर भी हमें अपना आशावाद या ऑप्टिमिज्म हमको खोना नहीं चाहिए। तो ये इस कविता का संदेश है। जब देशद्रोहियों की टोली मदमस्त हो आगे बढ़ जाए, जब देशद्रोहियों की टोली मदमस्त हो आगे बढ़ जाए, सारी मर्यादा खंडित कर उत्तुंग शिखर पर चढ़ जाए, जब महाशक्तियां कायर होकर मूक बधिर बन जाएं, तो जब देशद्रोह और देशभक्त में अति रार ठन जाए, तो तब किसी को लक्ष्मी किसी को राणा बन तलवार उठानी है, भारत की शान बचानी है। तब किसी को लक्ष्मी किसी को राणा बन तलवार उठानी है, भारत की शान बचानी है। जब एक प्यारी नवजात कहीं मिट्टी में दबाई जाए, तो जब बूढ़ी माँ घर से बाहर आश्रम पहुंचाई जाए, तो जब प्रतिभाशाली बहुओं को जंजीरों से बांधा जाए, जब पंख खोल उड़ती बेटी पे तीक्ष्ण बाण साधा जाए, तब किसी को ऊंचे सिंहनाद में एक आवाज उठानी है, भारत की शान बचानी है। जब सबलों के कुशासन में अब लो का सिर काटा जाए, जब धर्म युद्ध में भक्तों का घर लाशों से पाटा जाए, जब इष्ट देव का देवालय टुकड़े टुकड़े तोड़ा जाए, जब देशद्रोहियों को संसद में पूर्ण स्वतंत्र छोड़ा जाए, तब दृष्टि पटल की लोह पट्टिका त्वरित ही खींच हटानी है, तब दृष्टि पटल की लोह पट्टिका त्वरित ही खींच हटानी है, भारत की शान बचानी है। अपनी धर्म संस्कृति का आओ हम मिलजुल कर सम्मान करें,
क्षिति जल पावक गगन समीर का बढ़ चढ़ कर गुणगान करें। सभ्यता वृक्ष को निज स्नेह के जल से आओ हम सींचें, निज संबंधों की नौका को एक दिशा में हम खींचें। ममता की बस ये इच्छा है, यह वसुधा स्वर्ग बनानी है, भारत की शान बचानी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने कविता पसंद करी हरिहर सर, और मुझे पूरी आशा है कि ममता उपाध्याय जी यहाँ पर होंगी और अपनी कविता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई होंगी कि उनकी कविता का पाठ किया गया। तो आगे चलते हैं हम और चलते हैं भारत में अपनी संपादक मंडल की अगली सदस्य मधु गोयल जी के पास। तो मधु गोयल जी राजस्थान विश्वविद्यालय से एमकॉम उन्होंने किया, बैंक में कार्य किया, फिर वे व्याख्याता रही हैं सरकारी महाविद्यालय में, और कुछ समय पहले ही उन्होंने लेखन शुरू किया और उन एकदम सरपट दौड़ पड़ी वो लेखन में। तो हाइकू, दोहे, कविता, नवगीत, माहिया, गजल, ये सब वो लिखती हैं। और अपने वतन के लिए वो क्या कहती हैं कि ए वतन मेरे तू है बहुत खास, घुली है तुझ में संस्कृति की मिठास, सोचूं भी अगर जाने को दूर कभी, आ जाता तू चल के खुद ही मेरे पास, ए वतन मेरे तू है बहुत खास। तो देखते हैं मधु गोयल जी आज किस कवि की कविता हमारे सामने लाई हैं भारत काव्य पीयूष में से। मधु जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी परिचय देने के लिए। आज बहुत अच्छा प्रसंग है, स्वाधीनता दिवस की पूरी पूर्व संध्या भी और हमारी पुस्तक का विमोचन भी, दोनों के लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ। और आज मैं सोना अग्रवाल जी की कविता, जो जयपुर लखनऊ राजस्थान से हैं, उनकी कविता सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है खादी। खादी जो है, वैसे तो नाम सुनने से ही ऐसा लगता है कि एक मोटे और सूती कपड़े की छवि हमारे सामने आ जाती है नाम सुनते ही, लेकिन आज फैशन की दौड़ में खादी अन्य कीमती वस्त्रों की से प्रतिस्पर्धा करते हुए बहुत आगे निकल चुकी है। अब हर मौसम में और हर उम्र के व्यक्तियों के लिए खादी पहली पसंद बन गई है। तो सोना जी की ये कविता मैं सुना रही हूँ, जिसमें भारत के संदर्भ में खादी के महत्व को दर्शाया है। खादी, खादी सिर्फ एक शब्द नहीं, देश प्रेम का भाव है, अपनेपन का एहसास है। खादी आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक संस्कार है, एक संस्कृति है। खादी स्वावलंबन की प्रवृत्ति है। खादी सिर्फ बुना हुआ वस्त्र नहीं है, सशक्त भारत के सपनों का ताना बाना है। खादी गांधी जी द्वारा प्रेरित स्वतंत्रता संघर्ष का आईना है। खादी सिर्फ एक पोशाक नहीं, लाखों लोगों का रोजगार है, उनके सपनों की उड़ान है। खादी देश के बुनकर का गुमान है। खादी सिर्फ भारत ही नहीं, आज संपूर्ण विश्व का परिधान है। खादी फैशन के इस युग में गुणवत्ता की पहचान है। खादी भारत की आत्मा है, सकारात्मकता एवं आत्म संयम से बंधी हिंदुस्तान की कमान है। खादी महज एक कपड़ा नहीं, खादी महज एक कपड़ा नहीं, भारत की आन बान और शान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोना जी को भी इस कविता के लिए बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मधु जी, आपके स्वर में इस कविता में एक अलग ही प्राण फूंक दिए हैं। सोना अग्रवाल जी ने तो बहुत सुंदर विचार लिखे ही हैं, किस तरह से उन्होंने खादी को देशभक्ति से जोड़ा है वो देखने वाली बात है। और मुझे पूरी आशा है कि सभी इससे बहुत प्रसन्न हुए होंगे इस कविता से। तो चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर बैठी हैं हमारे संपादक मंडल की सदस्य अलका प्रमोद जी। वनस्पति विज्ञान में एमएससी किया उन्होंने। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में अनुसचिव के पद से वो सेवानिवृत्त हुई हैं। 31 प्रकाशित पुस्तकों की रचयिता हैं। दोस्तों जरा नंबर ध्यान से सुनिए, 31 पुस्तकों की रचयिता है। यह कहते ही मेरा मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता है
या कहूँ कि खुला का खुला रह जाता है। तो जब तक मैं अपना यह असमंजस हल करती हूँ और उनको मिले हुए सम्मानों की गिनती करके आती हूँ, आप सुनिए उनके स्वर में कविता। तो पहले और उनकी कलम से आपका परिचय भी कराती चलूं। भारत भाग्य विधाता, इस विषय में वो कहती हैं कि यही है पावन राम की धरती, कृष्ण यहाँ पर आए थे, हमको भक्ति शक्ति गीता और नीति के मर्म बताए थे। समृद्ध है संस्कृति अपनी, अध्यात्म से अपना नाता, है सौगंध की हमें बनाना, भारत जग का भाग्य विधाता। तो अलका जी, आपका स्वागत है। आइए और अपनी पसंद की एक कविता सुनाइए। धन्यवाद आरती जी। आप सबको एक बार पुनः अमृत स्वतंत्रता के अमृत वर्ष की बहुत बहुत बधाई, और इस भारत काव्य पीयूष के लोकार्पण की भी हम सबको बहुत बहुत बधाई। आज मैं जो कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ उसका शीर्षक है अखंड भारत के हमवासी, और इसकी रचयिता है डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, जो लखनऊ से है। ये कविता मुझे इसलिए पसंद आई कि हमारा देश महान है, लेकिन इस देश को अखंड बनाना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, और इस बात की चिंता इस कविता में व्यक्त की गई है। इसीलिए आज ये कविता मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई। हम अखंड भारत के वासी थे। अखंड भारत के लिए लड़ते लड़ते भूखंड में कब बट गए, जाति धर्म भूगोल के खंड बना लिए, भाषा के नाम पर बंटवारे कर लिए। वो असल मुद्दे थे भी या नहीं, राजनीतिक मुनाफे के लिए किसी के भी साथ हो लिए, और उन्हीं के नाम पर अब हर दिन यूं लड़ते रहे। एक ही खंड में रहने वाले मुंड मुंड खंडित होते रहे। जब बात अखंड भारत की थी तो हम खंडों में क्यों बट गए? अगर विकास अखंड भारत का था तो खंडित भारत के नारे क्यों गूंज रहे? कैसी विडंबना है अपनी, खंडित भारत में अखंड भारत को ढूंढ रहे। प्रकृति ने अखंड धरती दी, एक रोशनी एक ही हवा, वही धूप पानी सबको दिया, और हम उसी धरती पानी के लिए हर रोज खंडित क्यों हो रहे? जब बात अखंड भारत की थी तो हम खंडों में क्यों बट गए? लड़ना ही यदि कर्म है, उन ताकतों से क्यों ना लड़ो जो देश को खंडित कर रहे? तोड़ना ही यदि कर्म है तो अखंड भारत को तोड़ने वाली हर सोच को क्यों ना तोड़ दो? हम कैसे ये भूल कभी सकते, अंग्रेजों से जिनको भय नहीं था, मौत से जिनको खौफ नहीं था, अंग्रेज जिन्हें ना तोड़ सके, उनके विचार ना मोड़ सके, खंड खंड जोड़ कर वे अखंड भारत हमें सौंप गए। जब बात अखंड भारत की थी तो हम खंडों में क्यों बट गए? एक गज बस अब बाकी है, आजादी हमने भोगी है, कीमत नहीं चुकाई है। माँ के बूंद बूंद रक्त की करनी अब भरपाई है। एक फर्ज बस बाकी है, अखंड हम भारतीय अखंड ही रहेंगे, इस अखंडता के लिए सर्वस्व अर्पण कर देंगे, इस अखंडता के लिए सर्वस्व अर्पण कर देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका दीदी, बहुत सुंदर कविता आपने पसंद की, बहुत सुंदर उसका पाठ किया, और मैं तो इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकती कि खंड और अखंड, या कहना चाहिए मूल शब्द खंड, उस शब्द के विभिन्न प्रकार के प्रयोग से इतनी सुंदर कविता हम अपने भारत के विषय में बना सकते हैं। ये एक सिद्ध हस्त का ही काम हो सकता है। तो मधु जी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। अब आगे चलते हैं और दक्षिण की सैर पर निकलते हैं, चलते हैं हैदराबाद, जहां पर हमारे संपादक मंडल की सदस्य सी कामेश्वरी जी मौजूद हैं। तो कामेश्वरी जी हिंदी व संस्कृत में MA MPhil, हिंदी में PhD, अनुवाद में PG डिप्लोमा, विश्वविद्यालय में अध्यापन। हाँ जी, मैं एक ही व्यक्ति का परिचय पढ़ रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वे हैं श्रीमती कामेश्वरी जी। अनेक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेती हैं। साहित्यिक सामाजिक लेख उनके पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपते ही रहते हैं। इनके पठन पाठन और साहित्यिक योगदान के लिए
उन्हें BN शास्त्री मेमोरियल अवार्ड, उत्तम अध्यापक पुरस्कार, उत्कृष्ट महिला पुरस्कार आदि से नवाजा गया है। और भारत के बारे में वो क्या कहती हैं? वो ऐसे कहती हैं कि सुसज्जित संपन्न राज्य हमारे, समृद्ध प्रदेश खेत खलिहान हमारे, पर्वत पहाड़ तट तड़ाग हमारे, अप्रतिम सुंदर प्रांत हमारे। कहती तो वो और भी बहुत कुछ है जो बहुत सुनने और पढ़ने लायक है, लेकिन समय अधिक नहीं लेते हुए मैं कामेश्वरी जी से प्रार्थना करूंगी कि वे मंच पर आए और अपनी पसंद की कविता भारत काव्य से सुनाएं। स्वागत है जी आरती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने जो कविता का चयन किया है वो है हमारी संस्कृति हमारा अभिमान, और इसकी रचयिता है नमिता सिंह, आराधना, अहमदाबाद, भारत से। ये मेरा बार बार ना अनम्यूट हो जाता है, इसको मैं लीव करूंगी, बंद करो, बार बार अनम्यूट। मेरा एक बात सबसे अनुरोध है आवाज कि सब अपने आप को कृपया म्यूट कर लें, क्योंकि इससे पहले की कविता में भी थोड़ा सा इस तरह का व्यवधान आ रहा था, तो सब लोग म्यूट रखें। दीदी रेखा जी, आपका अनम्यूट काफी आ रहा है, कृपया म्यूट कर लेंगे। फिर हो जाती है बार बार, मैं इसको लीव करना चाहती हूँ। जी, तो कविता के बोल हैं। जहां ज्ञान का प्रथम दीप जला, आलोकित सारा जग हुआ, ज्ञान सूर्य की स्वर्ण रश्मियां, बिखेर विश्व में भारत धन्य हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति महान, हम भारतीयों का है यह अभिमान। सदाचार और शिष्टाचार हमारी संस्कृति के मूल आचार। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, पुराण भारतीय संस्कृति के हैं ये प्रतिमान। शंखनाद, मंत्रोच्चारण और हवन, भारत में ही मिलता ये अनूठा संगम। हमारी महान भारतीय संस्कृति, विविधताओं की अनूठी समीकृति। भिन्न भिन्न भाषाएं, जाति और धर्म, सब मिल मनाते एक दूजे के पर्व। अतिथि देवो भव का ज्ञान, आतिथ्य में भर देता प्राण। ऐसे अनूठे संस्कार रखता है हमारा भारतवर्ष महान। नदियां भी हैं पूजी जाती, मां समान सम्मान है पाती। चंद्रदेव, सूर्यदेव, धरती माता, ऐसे संबोधन कहाँ जग पाता। वायु, अग्नि, वृक्ष, जल, धरा, सभी माने जाते पूजनीय। इनके बिना जीवन नहीं, कोश हमारे ये अतुलनीय। माता पिता का चरण वंदन, गौओं का भी होता पूजन। बुजुर्गों गुरुओं का आदर सम्मान, हमारे देश की यह पहचान। भारतीय संस्कृति है सदियों पुरानी, हमारे पुरखों की है ये अमूल्य धाती। खो न जाए आधुनिकता की दौड़ में, इसे अक्षुण्ण रखना है हमारी जिम्मेदारी। ऋषि मुनियों की तपोभूमि है भारत, आध्यात्म की अद्भुत मिसाल है भारत। विश्व को दिया योग का अद्भुत ज्ञान, विश्व भी करता इसका गुणगान। नृत्य, कला और गायन वादन देते भारत को अलग पहचान। ऐसी पावन संस्कृति का वर्णन शब्दों में कैसे करूं मैं बखान। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वरी दी, बहुत सुंदर कविता, पूरे भारत की विशेषता, संस्कृति सबको समेटते हुए बहुत अच्छी कविता का आपने चुनाव किया। लेखिका महोदया, कवयित्री महोदया निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगी। तो चलिए एक बार फिर अब लखनऊ का भ्रमण करने चलते हैं। और एक मिनट वेट करूँ, रुकता हूँ आपको। अभी जब पुस्तक का विमोचन हुआ था उस समय आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ संगीत सुनाई दिया? मुझे तो नहीं दिया। नहीं सर, नहीं सुनाई दिया। तकनीकी समस्या हुई, तो अब दोबारा उसको ट्राई करते हैं।
बहुत बड़ा आनंद आएगा। तो उस समय अब दोबारा वी विल ट्राई दिस आउट एंड उसके बाद में आरती जी जस्ट टेक ओवर। जी सो लेट्स ट्राई। बहुत बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत ही आभार। बढ़िया म्यूजिक, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत आनंद आया। बहुत सुंदर। इस बहुत खूब। आपको थोड़ा बता दूं कि इसको देखो अधिकारी को क्या होता है, उसके पास 2 मिनट होता है, जिस दिन उसके नीचे वाली मेज पे फाइल हो ना, उस दिन कहना चाहिए तो बुला ले। उससे क्या रहता है साहब, इसको इस पुस्तक को बनाने में और फिर इसके लिए इस संगीत को ढूंढने में और दोनों को जोड़ने में बहुत समय लगा और सारा तकनीकी काम शिव ने किया है। और म्यूजिक तो यूट्यूब पर बहुत सारा है, कहीं से भी कॉपी मार लो, पर ये ऐसा म्यूजिक हमें ढूंढना था जो जो कॉपीराइट से मुक्त हो। या अगर हम चोरी करते रहेंगे तो कब तक चोरी करेंगे, तो जिसको हम अधिकार के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा म्यूजिक फ्रीली अवेलेबल बहुत है नहीं, तो उसको ढूंढ कर इसमें इसी समय मर्यादा में फिट करना, उसको काट छाट करना है। जो लोग जानते हैं इस विषय को वो तुमको तो पता होगा। मेरे से अनाड़े के लिए तो मैं तो औरंगजेब को भी एक कदम पीछे छोड़ सकता हूँ। तो अब हमने भी, आपको पता है, भारत का भी पीयूष ग्रुप पे डाला था संदेश कि आप में से कोई भी संगीत हमें दे सके 2 मिनट का इस पर खेत की बात है कि किसी ने भी वॉलंटियर नहीं किया। सो मैं नहीं मानता कि इतने सारे कवियों और उनके इतने सारे रिश्तेदार जान पहचान में कोई 2 मिनट का संगीत नहीं दे सकता था।
सो वी ऑल हैव टू मेक सम एफर्ट। मैं थोड़ा डाल रहा हूँ कि हम, और बाद में भी बात करूंगा अगर समय रहा तो, हमें अपनी कविता जग जाहिर करनी है, वो तो अच्छी बात है। फेसबुक पे और दुनिया भर में आप देखते हो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में दुनिया भर की कविता, लोग अपनी कविता तो भी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हमें औरों को भी थोड़ा सा, अगर हम खुद नहीं कर सकते तो अगल बगल में ढूंढें, उनको प्रयास करें, ताकि देखिए अब कितना फर्क पड़ेगा। अभी 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले विमोचन किया था और अब किया, तो एक सिर्फ म्यूजिक को इम्बेड करने में कितना आनंद आया। जब मैंने पहली बार परसों तरसों जब क्लिप तैयार की थी, कल परसों ही तैयार की शायद, तो जब मैंने ये सुनी थी तो उसके बाद में मैं अकेला ही था, तो अच्छा था कि मैं बैठ कर रोने लग गया, इतना भावावेश में आ गया। सो वी हैव टू मेक दैट एफर्ट। सो सॉरी विघ्न के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप भारती जी आगे, आप आगे संभालें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब जो विमोचन हुआ है, इसमें हमारी आंखों के साथ कानों को भी दावत रही, और ये भी हमारे सभी आज जो सम्मिलित अतिथिगण हैं और सब लोग आए हैं इस कार्यक्रम के लिए, सबको समझ आया कि कितना प्रयास और कितनी मेहनत एक एक कार्यक्रम या एक पुस्तक के पीछे होती है, और उस पुस्तक को सबके सामने लाने में कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है। तो हम अब आगे चलते हैं। संपादक मंडल से हम बुलाते हैं मधु चतुर्वेदी जी को। तो लेखिका, कवयित्री, मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं। देहरादून इंडोनेशिया की ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य का अनुभव है मधु चतुर्वेदी जी को। इनके कई काव्य संग्रह आ चुके हैं, 500 से अधिक लेख। 500 पढ़ते हुए ही मुझे सोचना पड़ता है कि 500 से अधिक लेख, कविता, कहानियां, वार्ताएं आकाशवाणी, दूरदर्शन, यूट्यूब पर प्रसारित हो चुकी हैं व प्रकाशित हो चुकी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवं भाषा विज्ञान में अतिथि प्रवक्ता के तौर पर 4 वर्ष इन्होंने पढ़ाया है। तो उनके विचार जो हैं वो कितने परिपक्व हैं, और वो भारत की नारी शक्ति को क्या परामर्श देती हैं। देखिए कि रचे गए हर चक्र व्यूह का तोड़ तुम्हारे पास हो। वो नारी से कहती हैं कि रचे गए हर चक्र व्यूह का तोड़ तुम्हारे पास हो, तुम पर आंख उठाने वाले का तत्क्षण ही नाश हो। और उसके बाद कहती हैं कि ममता की कविता से लेकर अपना फर्ज निभाओ तुम, स्वर्णिम अक्षर में गरिमा में गाथा दर्ज कराओ तुम। तो आइए अब चलते हैं और मधु जी का स्वागत करते हैं कि मधु जी आए और भारत काव्य पीयूष से कोई अपनी पसंद की कविता सुनाए। स्वागत है मधु जी। अनम्यूट कर लीजिए मधु जी आप। मधु दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस पूर्व संध्या और हमारे भारत काव्य पीयूष लोकार्पण के इस सुंदर बेला पर, इस भव्य आयोजन पर हम आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हैं, आप सबका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज वैसे संग्रह में सभी कविताएं बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक कविता चयनित करना था, तो हमने मेलबोर्न के हमारे प्रोफेसर हरियर, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से हरियर झा जी की कविता कलम गहो हाथों में साथी, अलका ने उनके परिचय में भी उस कविता को सुनाया, और वही कविता हमें भी इस संग्रह में बहुत अच्छी लगी। छोटी सी कविता है, और छोटी सी कविता में कवि ने फिर हमें उस आजादी के संघर्ष की याद दिलाई है। कवि कहते हैं कलम गहो हाथों में साथी, कि आज हमारे लिए फिर वह समय है कि कवि और लेखक अपनी कलम को देश हित और जनहित के लिए उठाएं। भ्रष्टाचार, देश विरुद्ध, मानवता विरुद्ध ताकतों के खिलाफ फिर एक बार कलम उठाकर विद्रोह करें। कलम में इतनी धार दो जो प्रकृति के नियम भी बदल दे। वो कलम बिके नहीं, वो कलम रुके नहीं। ये छोटी सी कविता हम उनकी आपको सुनाते थे जो हमें बहुत पसंद आई। कलम गहो हाथों में साथी, कलम गहो हाथों में साथी, शस्त्र हजारों छोड़ तो लिखा चले, खुले रहस्य तो धोखों से उद्धार। भेद बताने लगे आसमां,
जिद छोड़े गद्दार, पड़ाव हर मंजिल के नापे, चट्टानों को तोड़ मोड़े बिजली बादल का रुख, शयन सैकड़ों छोड़। कलम गहो हाथों में साथी, शस्त्र हजारों छोड़। कीचड़ ना हो नदियां, कीचड़ ना हो नदियां निर्मल, दूर हो भ्रष्टाचार। कीचड़ ना हो नदियां निर्मल, दूर हो भ्रष्टाचार। कोयल खुद अंडे से निर्मल कर दो आचार। श्रम के स्वर दे बाग बगीचे, घर आंगन हर मोड़। खुशियों के सिक्के बांटे हम, लोभ 50 छोड़। प्रयोगशाला रणभूमि है, परख नली हथियार। पूंजी पट से नव मंडल की खेवेंगे पतवार। किरण मिले भारत प्रतिभा की, विश्व गांव में होड़। होरी दूहे धेनु, खनकते सिक्के लाखों छोड़। कलम गहो हाथों में साथी, शस्त्र हजारों छोड़। सबको हमारा बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मधु दीदी। और इतनी सुंदर कविता और उतना ही सुंदर वाचन, क्या बात है, सबको आनंद आ रहा होगा। तो अब हमारी उड़ान आगे चलती है और अपनी रक्षा पेटी बांध लीजिए, हम चल रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की ओर। अंग्रेजी व संस्कृत में भारत से शिक्षा ग्रहण कर यूके में बसी श्रीमती शैल अग्रवाल जी सितार वादन और भरतनाट्यम में प्रशिक्षित हैं, यानी संगीत से उनका गहरा नाता है। उनकी रुचि कलात्मक है व रुझान दार्शनिक। तो ये तो वही बात हो गई कि सारे गुण एक व्यक्ति में कितनी मुश्किल से हमें मिलते हैं। 1997 से वो लगातार लेखन कार्य कर रही हैं। लेखनी पत्रिका की प्रधान संपादक है, वे पत्रिका निकालती हैं यूके से। उनकी 9 पुस्तकें प्रकाशित हैं और अन्य 10-15 प्रकाशन को तैयार हैं। ये बात मुझे अभी पता चली थी तो मैंने यहाँ पर बता दी है दीदी। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया है। उनके मुख से सुनते हैं एक प्यारी सी कविता और उनके कलम झांकी मैं आपको बताती हूँ। तो उनकी कलम किस तरह चलती है, वो कहती हैं कि सीधे सीधे सादे मेरे देश की हर बात ही बड़ी सीधी है। सीधे सादे मेरे देश की हर बात ही बड़ी सीधी है। जो गोदी में बिठलाए भूख प्यास मिटाए, वह धरती नदिया गैया आज भी तो बस माता ही कहलाए। तो माता की कितनी अच्छी परिभाषा उन्होंने दी है और हम कहते ही हैं हमारी भारत माँ। तो शैल दीदी आपका स्वागत है, अपनी पसंद की एक कविता सुनाएं। धन्यवाद आरती। आज देश की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हम सभी के लिए गौरव का पल है। साथ में हमारी किताब का आना एक सुखद एहसास है। सभी मित्रों को, सभी भारत प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई के साथ मैंने जो कविता पसंद की है वो नौजवानों, क्योंकि हम शरीर से तो आजाद हो गए हैं पर मन से नहीं। हमारे भारत में जो ब्रेन ड्रेन है, सारे युवा, सारे प्रतिभाशाली लोग भारत छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो हमें फिर से भारत में वो अपॉर्चुनिटीज, वो सम्मान, वो सुख सुविधाएं वापस लानी पड़ेंगी कि युवा पीढ़ी भारत छोड़ के बाहर न निकले। तो प्रस्तुत है ये कविता नौजवानों। ये वनिता शर्मा दिल्ली की लिखी हुई है। सुनो देश के भावी युवकों, भारत गौरव सम्मान करो। अथक संघर्षों से मिली आजादी, उस पर तुम अभिमान करो। माँ भारती के वरद पुत्र तुम, पथनव क्रांति का चरण वरण करो। धरती से ले अंबर तक ऊंची, निज आशाओं की उड़ान भरो। पर भारत में रहकर, ये मैं जोड़ रही। त्याग दया बलिदान बनो तुम, निज संस्कारों का मान करो। पुरा संस्कृति और सभ्यता का अखिल विश्व गुणगान करो। सन 1857 में स्वराज प्राप्ति की अलख जगी, भड़क उठी चिंगारी क्रांति की। घर घर वीरों ने ओंकार भरी, आजादी ही फिर रचा स्वयंवर। जलियांवाले बाग में
दुल्हन सी फिर सजी सी धरती वीरों के अमर बलिदानों से, भ्रमित हो गए चाह न पाई अंग्रेजों की निष्ठुर धातों से, ठा न पाई अंग्रेजों की निष्ठुर धातों से, भड़का ओज युवाओं का तब सिलसिला चला प्रतिशोधों का। राजगुरु बिस्मिल भगत सिंह फिर झूले फंदे पर आन से, लहरा गर्व से स्वच्छंद तिरंगा निज भारत भूमि पर शान से। खोई हुई आजादी मिल गई दृढ़ संकल्पों के प्रयासों से, जन जन मानस में खुशियां छाई दीप जले जब आशाओं के। स्वतंत्र राष्ट्र के बने जन नायक भावी भारत के तुम कर्णधार, खोए सपनों को पंख तुम देना नव निर्माण के नव आधार। नई प्रगति और नई उन्नति से राष्ट्र का तुम पुनः उत्थान करो। राग द्वेष घृणा और नफरत का भारत में अब कोई स्थान न हो। आदर्श संस्कार निज सुकृत्यों से उन्नत भारत का आगाज करो। प्रगति की उत्तम उपलब्धियों से माथे पर विश्व गुरु का ताज धरो। जय हिंद। बहुत बढ़िया शैल दीदी, बहुत प्यारी कविता आपने पढ़ी, बहुत अच्छे तरीके से उसको सुनाया, सबको बहुत आनंद आया होगा। तो पुस्तक की कितनी सुंदर सुंदर झलकियां आपको मिली, जिसको कि सुनकर आप आनंद उठा पाए, जिसको पढ़कर मैं जब आप पुस्तक का विमोचन हुआ तो आपको उसकी झलकियां देखने के लिए भी मिली, सुनने के लिए भी मिली। इस पुस्तक में एक नई विधा जो है उसका पदार्पण हुआ है, और ओम सर ने अपने वक्तव्य में आपको बताया भी था। तो एक नई विधा है जिसका नाम है ओम आकृति विधा, उसका श्री गणेश हम इस पुस्तक में कर रहे हैं। यह एक नवीनतम विकसित गहन काव्य विधा है। इसके लिए बहुत श्रम की आवश्यकता होती है इस विधा में कविता लिखने के लिए, और ये जो है आरोह अवरोह पर केंद्रित है। तो जब इसका हम इस विधा में हम कविता लिखते हैं तो एक आकृति का निर्माण होता है, इसीलिए इसे हम ओम आकृति विधा कहते हैं। और कौन कौन सी आकृति बनती है, देखिए ओम धनुष की आकृति बनती है, हीरे की आकृति बनती है, षटकोण की, तो ऐसी आकृतियों का निर्माण होता है। तो लेकिन केवल आकृति नहीं, हर पंक्ति जो है वो अपने आप में अर्थपूर्ण पंक्ति होती है, और जितना चढ़ाव उतना उतार, ये इस कविता का मूल मंत्र है। यानी कि हम एक संख्या से, निश्चित संख्या से शुरू करते हैं इस कविता को लिखना, और उसी संख्या पर हम वापस आ जाते हैं। तो जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो वाराणसी से ममता उपाध्याय की कविता है, जो कि इसी आकृति में लिखी गई है। तो इस कविता ये उनकी जो ये कविता है, ये एक हीरे की आकृति का निर्माण करती है, और उन्होंने कविता को 2 अक्षरों से शुरू किया है। तो इसको आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, 2 से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप शुरू कहीं से कर सकते हैं और आप कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन जहां तक आप गए हैं वहां से आपको उतना ही लौटना है, यानी जितनी सीढ़ियां चढ़नी है उतनी सीढ़ियां उतरनी है इस कविता के लिए। तो उनकी कविता है, कविता का नाम है सर्वश्रेष्ठ भारत। तो कविता मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। देश महान शक्तिमान, कण कण में शिव का निवास, मिट्टी में मिले सोना, पूजनीय हर कोना। राम कृष्ण का आलय है, पूजित है नारी शक्ति सीता, पावन गंगा गौरी और गीता। वेद ऋचाओं का है ज्ञाता, नाम जगत में पाता, जिसकी ऊंची शान, वो देश महान, भारत मेरा, मेरी आन, नमन उसे। तो कैसी लगी आपको ये विधा? इस बारे में आप अपनी राय ओम सर को बता सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि इस विधा के रचयिता, इसके अन्वेषक हमारे आदरणीय ओम सर ही हैं। तो इस कविता के साथ हमारे सारे संपादक मंडल की कविताएं भी आपने सुनी। इसके बाद मैं पुनः मंच ओम सर के सुपुर्द करती हूँ, जिससे कि वो ओम आकृति विधा पर कुछ प्रकाश डालें। सर
कृपया आएं और हमें बताएं ओम आकृति विधा के बारे में। पहले तो सब संपादक मंडल के मित्रों के लिए तालियां बज जाएं। इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं चुनी और सुनाई। ये बहुत बड़ी बात है कि एक कवि के लिए कि वो दूसरे की कविता सुनाए। अपनी कविता तो आप सुनते ही आ रहे हैं। आप कितनी काव्य गोष्ठियों में गए अब तक? मैं तो बहुत गया नहीं हूँ ना, तो मुझे कोई बहुत अनुभव है। इन काव्य गोष्ठियों में कवि आकर अपने अन्य साथियों की कविता सुनाते हैं, अपनी नहीं। क्या अनुभव है आपका? कोई अनुभव नहीं? सब अपनी ही कविता सुनाते हैं सर। सबको अपनी ही कविता का प्रमोशन करना होता है, अपनी ही कविता, अपनी रचनाशीलता के बारे में बताना होता है। तो फिर आपने आपको मुझे टोकना चाहिए, तो हमने गलत काम किया है। सारी परिपाटी तोड़ दी। नहीं सर, ये जो हमारी भारत काव्य पीयूष है, ये 115 कवियों की मेहनत है, तो इसलिए किसी की भी कविता इसमें अपनी पसंद से सुनाई गई है। जी सर। तो हमारा अभी आपने कुल 171 कविताएं, कुल चंद कविताएं हमने सुनी है, तो बाकी सबको भी हमें सुनना है। तो आगे इसके बारे में बाद में बात करता हूँ मैं। पर मैं विशेषकर इन संपादक मंडल के मित्रों को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि इन्होंने बड़े ही खुले मन से, मैंने जब कहा कि आपको अपनी कविता नहीं सुनानी, आप किसी और की सुना सकते हैं, तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं दी। इसलिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। कोई इजीली इस बात को नहीं मानेगा, बोले ये किया क्या बवाल है, हम दूसरों की हम कविता हम क्यों सुनाए, हमने इतनी बढ़िया बढ़िया कविता लिखी। तो इसके लिए विशेषकर इनकी तारीफ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरपी ने अभी ओम आकृति विधा की बात की, क्योंकि समय अब काफी ज्यादा हो चुका है, मेरे ख्याल से 1 घंटे 20 मिनट हो गया और हमने 1.5 घंटे का समय रखा था, तो 10 मिनट में इसको पूरा करते हैं। तो आप अगले इसका आई थिंक मैंने बिगनिंग में कहा था कि पिछले जन्माष्टमी पे जब हमने कृष्ण काव्य पीयूष, जो कृष्ण लीला पर आधारित काव्य संकलन प्रकाशित किया था, तो उस दिन उसका विमोचन किया था, तो उस समय मैंने ऐसी एक कविता लिखी थी और वो इसी प्रकार की थी जिस तरह से आपने वर्णन किया था। और वो कुछ हमारे संपादक मित्रों को पसंद भी आई। उनको मैंने ब्लाइंड रिव्यू के लिए भेजा, जैसे भर कविता को भेजा था, तो मेरे सौभाग्य से उन्होंने उसको ठीक ठाक भी समझा। तो तभी से इसका थोड़ा सा मन बन गया और बाकी काफी लोगों ने रुचि ली। तो चूंकि बहुत समय है नहीं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आरती जी ने बताया है, पर उसका मुझे भाव जागृत हुआ एक हाइकू से। हाइकू में आप जानते हैं, हाइकू आप सब जानते हैं, बहुत पुरानी विधा है, सैकड़ों वर्ष पुरानी विधा है। अब उसमें सीधी सादी बात है कि 5 7 5, 5 वर्ण 7 वर्ण 5 वर्ण, और एक कविता बननी चाहिए। हर पंक्ति का अपने आप में टूटी फूटी नहीं हो, हर का अर्थ हो। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया और अभी तक इस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिला। हो सकता है आपके पास 5 7 5 क्यों, 4 6 3 क्यों नहीं, और 7 5 8 क्यों नहीं, या 3 4 5 9 क्यों नहीं। तो ये 5 7 5 में क्या खूबी है? तो मैंने ये प्रश्न कई बार पूछा है और किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। पर किसी विद्वान जापानीज कवि ने कुछ वर्षों पहले इसकी इजाद की और वो प्रचलित हो पड़ी और सारे देश विदेश में प्रसिद्ध हो गई, और अब तो कॉपी करने में माहिर हैं। तो फटाफट हमने कॉपी कर लिया और हम सब हाइकू के बड़े विद्वान हो गए, और भारत में बहुत बड़ा जोर इसका चल रहा है। हाइकू बहुत अच्छी बात, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा। पर मेरा प्रश्न ये है कि फिर हम कब तक कॉपी करते रहेंगे? कुछ अपना भी तो सोचें कि हम कॉपी करते रहेंगे। तो अगर 5 7 5 हो सकता है, तो फिर मैंने एक सोचा 5 6 7 6 5 क्यों नहीं सकता, और उसको मैंने नाम दिया विधा 529। 5 पंक्तियां 29 वर्ण, और उसमें भी कई लोगों ने कविताएं लिखी। और उसके बाद में अगर ये 5 6 7 6 5 हो सकता है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और इसके कई वेरिएशंस हैं, वो क्यों नहीं हो सकता है? इनके पीछे काफी गणित के सिद्धांत हैं। वो गणित की मेरी शिक्षा दीक्षा गणित में हुई है,
और उस पर मैं नहीं जाता विस्तार से, अभी समय भी नहीं है और वो बोर भी करेगा आपको। तो इस तरह इसका 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 जन्म हुआ है और बहुत लोग रुचि ले रहे हैं। तो अगला हमारा प्रोजेक्ट यही होगा, ओम हाइकू विधा का काव्य संकलन। तो इसके बारे में हम बाद में लिखेंगे, पर इस बारे में आप जानना चाहें तो मैंने 1-2 प्रेजेंटेशन यहाँ दिए हैं, उसकी यूट्यूब वीडियोस हैं, आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ देख लें। ना मिले तो मुझे लिख दें, मैं आपको उनकी लिंक भेज दूंगा। और 19 अगस्त को जन्माष्टमी है, तो उस दिन तो हम कान्हा जी के गीत गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, कृष्णोत्सव जन्मोत्सव। पर दूसरे दिन 20 तारीख को शनिवार को जो हमारा नॉर्मल सैटरडे का प्रोग्राम होता है, उस दिन इसी ओम आकृति विधा में कृष्ण लीला पर काव्य गोष्ठी होगी। तो इसके बारे में आप जानना चाहें तो 20 तारीख को शनिवार को रात्रि का 9 बजे भारत के समय आप इसी गोष्ठी में आए। यही जूम लिंक ही रहेगा और आप ओम आकृति विधा में और बाकी लोगों से कविताएं सुनेंगे और समय और मैं ज्यादा विस्तार से बात करूंगा। इस बारे में बात नहीं चल रहा है। अब हम बिल्कुल समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बस 2-3 मिनट और लेता हूँ। एक तो सभी कवि जो सब आप आज पधारे हैं और जो हमारी प्रेरणा देने के लिए पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार। तो एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है इसकी, जो जिसका विमोचन अभी शिव ने किया था, वो उसको अब इसी ग्रुप में, भारत काव्य पीयूष ग्रुप में उस लिंक को भेज देंगे। तो इट्स नाउ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो आप उसको, उस लिंक को आप चाहे जहाँ भेजें और उसमें से आप फेसबुक पे पोस्ट करें, जो भी करें। पर एक नॉर्मली एक कर्टसी होती है कि कभी भी कहीं आप पोस्ट करें तो उस पर लिखें कि भाई ये कविता मेरी भारत काव्य पीयूष में पेज नंबर 47 पर प्रकाशित हुई है, जैसे भी है। तो ये पर ये आपकी मर्जी है, आप ये लिखना चाहें पर वो लिखें तो अच्छा रहेगा। तो वही कॉपी आपको भेज दी जाएगी, ई लिंक भेज दी जाएगी। इसकी मुद्रित कॉपी के लिए अभी हमें सोचने का समय मिला नहीं, ये तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो जैसे इसकी प्रकाशित कॉपी का प्लान बनेगा कि उस पर कितना खर्चा आ रहा है और कैसे भेजी जाएगी, कितना समय लगेगा, उसका प्लान बनते ही मैं आपको सबको सूचित करूंगा। तो थोड़ा बस धैर्य रखें। एक ई कॉपी का एक बड़ा फायदा यह है कि आप जब देखेंगे और आप अपनी कविता और कविताएं देखेंगे और कहीं लगेगा कहीं हमने बहुत केयर की है, बहुत समय लगाया है इसको एडिट करने में। ये चौथा काव्य पीयूष हमारे साथ है। इस पुस्तक में मैंने सबसे ज्यादा समय लगाया है और मुझसे ज्यादा समय मेरे साथियों ने लगाया है। तो कहीं भी अभी भी कोई गलती रह गई हो वर्तनी की या व्याकरण की, तो अभी भी हम उसको सुधार सकते हैं। प्रिंटेड में तो नहीं सुधार, एक बार प्रिंट होगी फिर नहीं सुधार सकते, ई में तो सुधार सकते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं भी आपकी कविता में कोई भी, आप अपनी कविता देखिए, किसी और की दूसरे की मत देखिए। तो अपने अपनी कविता देख लेंगे। तो आप हमें उसको भेज दें और एक बार डबल चेक करके भेजें, क्योंकि हमने डबल नहीं, ट्रिपल, क्वाड्रपल, मल्टीपल टाइम चेक किया हुआ हर चीज में, और फिर भी हमसे गलती हो सकती है। तो वो आप हमें भेज दें और मैक्सिमम 1 वीक तो जो भी भेजेंगे उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ये वैश्विक हिंदी संस्थान जो अभी 1-1.5 साल पुरानी संस्था है, नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मलाइज इट लिटिल बिट, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ काफी मैच्योरिटी पे आ गई। तो इसके लिए वी विल हैव ए मेंबरशिप ऑप्शन कि आप चाहे तो सदस्य बन सकते हैं। मेंबरशिप का कोई फीस नहीं है। आदमी सुन लगा रहे पैसे की बात आएगी, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और इसके लिए गूगल फॉर्म वी हैव डिजाइन और उसमें वो गूगल फॉर्म भरने में आपको 15-20-25 मिनट लग सकते हैं कि वी वांट टू गेट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ताकि बार बार पूछना पड़े, जैसे कि आपका नाम, पता वगैरह वगैरह, आपकी साहित्यिक रुचि, आपको कितने सम्मान मिले हैं वगैरह वगैरह। पर सम्मान में आप छोटे मोटी चीजें मत लिखिए। ये मत लिखिए कि मैं जमरी तलैया में मैंने जाके एक गाना गाया था और लोगों ने तालियां बजाई, मुझे सम्मान मिला है। प्लीज डोंट डू दैट, दे आर वेरी चीप। तो ऐसे समझ वास्तव में सम्मान है और कोई सम्मान नहीं हो। मुझे आज जिंदगी में कोई सम्मान नहीं मिला, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, तो कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। पर ताकि हमें पता लगे कि भविष्य में हम आपको और प्रोजेक्ट में किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको कोई और भाषा का ज्ञान हो, आप बांग्ला जानते हो, फ्रेंच जानते हो, सो वी कैन, कभी हमें जरूरत पड़े फ्रेंच में किसी की जरूरत तो आपको हम कॉन्टेक्ट कर सकें। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग गूगल फॉर्म
अभी मैं एक शायद एक या दो लोगों को ही भेजा है टेस्टिंग के लिए, और शायद अब मैं बाहर जो हमारे संपादक मंडल है उनके सदस्यों के साथ में भेजूंगा, ताकि वो उसको एक बार भरें एज इंडिविजुअल, उसमें गलतियां हो, कोई कुछ कमी हो, तो दोबारा ये डेटा कलेक्ट करना मुश्किल है। पर वो डेटा विल बी प्राइवेट डेटा, जो एटलीस्ट आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वी विल नॉट मेक इट पब्लिक, पर जो आपकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं, ऐसी कुछ चीजें, तो दैट आप स्वयं चाहेंगे वो पब्लिक को। अब रही बात बाकी काव्य के बाकी कविताओं की पाठ की, तो उसी के लिए जो आज का जो हमने प्रयोग किया है उसी प्रयोग को आगे रखेंगे कि बाकी सब कवि भी आगे आने वाले दिनों में पाठ कर सकेंगे, उसको स्केड्यूल करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, वैसे भी हिंदी दिवस आ ही रहा है। तो आपको मैं ये इसी मॉडल पर चलते हुए आपको मैं ये विनती करूंगा कि आप जितनी कविताएं उसमें से कम 3 मनपसंद कविताएं ढूंढिए और बताइए कि आप उसमें से 3 में से किसी एक का पाठ करेंगे। वो कौन सी एक होगी वो हम आपको बताएंगे। मैं 3 इसलिए कह रहा हूँ कि पता लगा कि कई बार वही कविता 10 लोगों ने पसंद की एक ही, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सेलेक्ट करना। तो फिर देन विल डू सम मैचिंग। दिस इज लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, लॉट ऑफ वर्क फॉर मी। मैं खुद ही करूंगा। वी वांट टू डेवलप दैट स्पिरिट ऑफ हम अखंड भारत की बात करते हैं। मधु जी ने भी बात कविता सुनाई थी अखंड भारत की, अखंड भारत में बात की। भारत को भारत क्या है और भारत कौन है, मैंने इस पर एक कविता लिखी है, आप इसमें पढ़िएगा। हम भारत अखंड भारत, हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत नहीं। अखंड भारत मुसलमान, हिंदुस्तान, ब्राह्मण, बनिया, चतुर्वेदी, पंचवेदी, हमें इनको जोड़ना ये बहुत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को जोड़ने को हम मोदी जी पर छोड़ देते हैं, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो हम आपस में कब जुड़ सकते हैं? कम से कम आपस में एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की एडमायर करें। सो दैट इज द स्पिरिट बिहाइंड इट। तो आप 3 कविताओं का चयन करें और साथ में अपनी एक कविता लिखेंगे जिसको आप किसी से पढ़वाना चाहेंगे। पर आप अगर किसी की कविता का चयन नहीं करेंगे तो फिर उनको आपकी कविता का, सो वी विल डू दिस इज लाइक ए मैचिंग एक्सरसाइज। तो आई हैव सम थॉट हाउ इट विल वर्क, तो वो मैं आपको समय पर पोस्ट कर दूंगा, ताकि मेरा मन ये है कि 171 कविताएं पढ़ी जाएं और किसी और के द्वारा पढ़ी जाएं। अपने वर्ड तो सब गाता है, कोई और आपकी कविता पढ़े, राइट? तो ये स्पिरिट है, यही अखंड भारत का एक स्टेप है। अखंड भारत एक कविता लिखने से और गीत गाने से और झंडा लेके घूमने से अखंड भारत नहीं बनेगा। मैं समझ जाता हूँ, मैं भारत के महान प्रधानमंत्री को वंदन करता हूँ, पर झंडा लगाने से कोई कुछ होने वाला नहीं। शोर शराबा हो सकता है, आप किसी घर पे जाके झंडा लगाओ। पहले हमारे परंपरा थी कि दिवाली पे पड़ोसी घर जाके दिया जलाते थे और पड़ोसी आपके घर आगे जलाता था, वो अखंड भारत की निशानी थी। तो ये अखंड हम इस काव्य के माध्यम से हम दूसरे की कविता पढ़ें, दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, और वो किसी और हम ये ऐसी और आप कविता पसंद करें, प्लीज ध्यान रखें। आप 3 जो आपको अच्छी कविता लिखे वो लगे, आप उनको मिलने लगे मैं तेरी कविता पसंद करता हूँ, तू मेरी कविता पसंद करें, ये सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आरती जी ने मधु जी की पसंद किया तो मधु जी भले आरती की पसंद कर, पर वो मैचिंग में इस तरह का होगा कि वो एक दूसरी कविता पढ़ेंगे। तो वो ये मैंने ऑपरेशंस रिसर्च में PhD की है, ये इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। भले हिंदी में एक्सपर्टीज नहीं हो, तो इसमें हम बिल्कुल एक्सपर्टीज है कि आप A B C 3 होंगे तो A B की पढ़ेगा, B C की पढ़ेगा और C A की पढ़ेगा, ताकि ये भी नहीं होगा अरे इसने तो मेरी इतनी बेकार पढ़ी और मैंने तो इसकी अच्छी पढ़ी, तो भावना ही नहीं रहेगी, वो उस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। सो ये कैसा लग रहा है आपको प्लान? अच्छा प्लान है, बहुत ही अच्छा है। और अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए करें कुछ, तब तो कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो एक एक्सपेरिमेंट है ये इसको आप एक्सपेरिमेंट कैसे समझ लीजिए, प्रयोग कैसे समझ लीजिए। अपनी आवाज जाएगी। हम लोग वही बीटन पाथ पर बरसों से चलते आ रहे हैं, बड़े लोग करते आ रहे हैं, वही करते आ रहे हैं। अच्छा भाई 10 कवि के नाम बताओ, वही 10 कवियां गाते हैं कवि गोष्ठियों में, वही 5 नाम दिखाई देते हैं। ये क्या हो रहा है? तो हमें उस रास्ते से हटना है थोड़ा और नया रास्ता ढूंढना है।
अगर अखंड भारत को आप वास्तव में अखंड भारत बनाना चाहते हैं, हाँ बात ही करनी है, कविता करनी है जी। आपकी भावनाएं बहुत ही अच्छी हैं और ये अखंड भारत का सही नमूना भी इसी से ही पेश होगा जो आपने अभी कहा, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और शायद हम सभी जितने भी साथी लोग हैं वो इसकी हम अनुपालना करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पुरानी सबसे बड़ी बात है, अब नए नए विचार ला रहे हैं, ये तो बहुत ही एक मतलब आनंदित करने वाली बात हो गई, बहुत ज्यादा। और हम सोचते हैं कि अगर ये विचार अच्छा है, इसको कार्यान्वित करते हैं, लोगों को पसंद आता है, तो फिर आप इसको आगे बढ़ाइए और कभी देखिए, आप देखिए आनंद में कितनी वृद्धि होगी, आपको स्वयं को अनुभूति होगी इस बात की, आपको इतना आनंद आएगा कि वाह वाह क्या हो रहा है। तो आप देखिए ओम प्रकाश जी, मैं लेट से जुड़ पाया। मैं अभी यहाँ से अपना फ्रांस से ट्रेन में बैठा हूँ स्विट्जरलैंड की, और बैठते ही मैं लिंक हो पाया। अभी आप ही को सुना 10 मिनट पहले से ही मैं जुड़ पाया। क्षमा चाहता हूँ, इससे पहले मैं जुड़ नहीं पाया था। और प्रेस में अच्छी कवरेज मुझे नजर आई, जो मैं जितना संभव हो पाया। लेकिन बाकी साथियों से भी यही अनुरोध रहेगा कि हमें व्यष्टि से समष्टि की ओर चलना है, व्यष्टि को हमें छोड़ना है, हमें समष्टि की ओर चलना है। शायद मैंने जो 4 पंक्तियां लिखी थी, जो भी प्रेस विज्ञप्ति आपके आदेश से मैं बना पाया, वो मैंने इसी को उद्देश्य रख के ही बनाई थी सर। कि गलती हो या कुछ बढ़ाना हो घटाना हो, हम आइंदा सर इसको हम अच्छे से कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी ने, जैसा आपने सबने देखा है अब इस समय स्विट्जरलैंड में, और इन्होंने प्रेस नोट बनाई थी और वो कई अखबारों में, ई अखबारों में उसको प्रकाशित किया है और बड़ा परिश्रम किया इन्होंने। बहुत बहुत आभारी हैं। सो बस इसके साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरा कुछ मैंने उल्टा पुल्टा कह दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा तो स्वाभाविक ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके नए विचार सुन के बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हुआ, बहुत बढ़िया। और कोई ले सकता है तो एक गरिमा में बहुत ले सकते हैं ना, इतने सारे लोग एक साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अब मैं आरती जी से बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर आयोजन। आरती को संचालन, बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। आरती को आरती को भी बहुत बहुत अच्छे संचालन के लिए ओम जी को बहुत बहुत बधाई। और भाई आपने जो बातें करी मेरे जीवन में लेकिन अब तक यह बेहतर कार्यक्रम हुआ। अच्छा लगा। आप सभी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विश्व के सभी कोनों से जुड़ के भारत माता की जय करिए। और इतना सुंदर कार्यक्रम का वंदन रहा भारत का। और ओम जी, आप जो कर रहे हैं, आपको हृदय तल से नमस्कार, धन्यवाद, आभार। मुझे पता है कि अमेरिका में रह के जहाँ रिसोर्सेस नहीं होते हैं बिल्कुल, और आप किस तरह से कर रहे हैं और कितना सुंदर कर रहे हैं सबको जोड़ के। बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। आप समय से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम। सो मैं आरती को पुनः आमंत्रित करता हूँ। पहले आरती जी की एक बार सब तालियां हो जाएं। वो इतना सुंदर आरती मेरी बेटी की तरह है, इसलिए मैं तो कहता हूँ बड़ी स्वयं सुंदर लग रही हैं। तो और कितना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हर बात ही सुंदर है आप, और आप सुंदरता से इसका समापन करें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए आपके विचारों का कितना जोर शोर से स्वागत हुआ है और सबने हाथों हाथ लिया है जो आपने प्रस्ताव रखा है। तो यही हमारे आदरणीय ओम सर की शख्सियत है, उनकी खास बात है। बस 2 मिनट का समय मैं समापन के लिए दूंगी। एक बार सबका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ, उसके बाद कुछ और वार्ता है तो तब कर सकते हैं। तो जैसा कि ओम सर ने बताया ही, ये जो हमारा भारत काव्य पीयूष, ये जो कविता संग्रह है, ये श्री रामचरित भवन और वैश्विक हिंदी संस्थान से निकलने वाला चौथा काव्य संग्रह है और 5वीं पुस्तक है। मतलब 4 काव्य संग्रह निकल चुके हैं। एक सबसे पहले राम काव्य पीयूष, फिर कृष्ण काव्य पीयूष,
फिर रामायण के मोती बीच में, जो कि शोध पत्र संग्रह था भगवान राम के ऊपर, तो वो गद्य संकलन हो गया। और उसके बाद राम हाइकू पीयूष, वो चौथी पुस्तक थी, और ये 5वीं पुस्तक भारत काव्य पीयूष। तो मैं सब पुस्तकों में नहीं, लेकिन 3 पुस्तकों में संपादक मंडल में रही, और ओम सर के साथ बहुत ही कहना चाहिए क्लोजली, बहुत निकटता के साथ काम मैंने किया। तो यही बहुत एक इतनी अच्छा सीखने को मिलता है काम करके यहाँ पर। तो भारत काव्य पीयूष में, जैसा कि आपको पता ही है, 171 कविताएं हैं, और 171 कविताएं तो चयन के लिए आई नहीं थी, बहुत सारी कविताएं आई थी, 500 से अधिक होंगी, वो नंबर सर को मालूम होगा। और कविताओं को चयन करने का काम बहुत चुनौतीपूर्ण था, और हमें जब कविताएं मूल्यांकन के लिए आती थी तो उसके ऊपर कोई नाम, कवि का नाम, पता, ठिकाना, कवि का क्रमांक, कुछ भी, कोई पहचान नहीं होती थी। तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे कि हम बोर्ड की परीक्षाओं का पत्र जांच रहे हैं। उसी तरह से हमने कविताओं का चयन किया, और जैसे कि हम सर ने खुद ही बताया कि उनकी अपनी कविताएं भी संपादक मंडल ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि किसने लिखी हैं। तो कविताओं का चयन गुणवत्ता के आधार पर हुआ है, वो आपको कविताओं की झलकियां देखकर, उनको सुनकर समझ में आया ही होगा। तो एक बस मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना और क्षमा याचना उन रचनाकारों से है जिनकी कविताओं को हम स्थान नहीं दे पाए। वो निराश ना हो, आगे प्रयास करते रहें। और मैंने जैसे बताया कि ये 5वीं पुस्तक है, और भी आगे परियोजनाएं होंगी, आगे काम चलता रहेगा, तो वे लगातार प्रयास करें, और कब क्या चीज कहाँ पर जो है स्थान पा जाए, उसका हमें किसी को कुछ नहीं पता। तो इन कविताओं में, इस भारत काव्य पीयूष में 8 देशों के रचनाकारों की कविताएं हैं, वो सब सर ने आपको बताया ही है, और 11 विषयों में उनका वर्गीकरण किया है। तो इसके पीछे एक लंबी मेहनत है, तो पूरे संपादक मंडल का आभार है। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं एक बार सबका धन्यवाद पुनः कर दूं हमारे परम सम्मानित एवं प्रतिष्ठित मुख्य अतिथि महोदय, जिनका प्रत्येक क्षण कीमती है, बहुत कीमती है। हमारे प्रयासों के लिए उन्होंने समय निकाला। मैं उनके प्रति हृदय तल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। उसके बाद सबसे बड़ा आभार है हमारे प्यारे बड़े भाई श्री शिव प्रकाश अग्रवाल जी का, जो कि पर्दे के पीछे से मंच का, पुस्तक का, तमाम गतिविधियों का, तकनीकी जिम्मेदारियों का इतना शांति से और सूझबूझ से संचालित करते हैं कि कभी पता ही नहीं लगता कि काम होता रहता है, और हमें पता है कि हाँ, हमारी पीठ पर उनका हाथ है, तो हम भी निश्चिंत अपना काम करते चले जाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा उत्साह बढ़ाने वाले सभी रचनाकारों, कवियों, लेखकों, विद्वानों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय निकालकर कार्यक्रम से जुड़ना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। संपादक मंडल का अतिशय आभार, जिनकी मेहनत के फल का आनंद आज हम सब स्वाद से चख रहे हैं। हमने स्वाद से चखा है, 1.5 घंटा कहाँ निकल गया, कविताएं सुनते सुनते, पुस्तक के बारे में जानते जानते पता ही नहीं लगा। और सबसे बड़ा वाला धन्यवाद, खूब बड़ा वाला, हमारे आदरणीय, फिर इसका बीड़ा उठाया और फिर उसे सिरे चढ़ाया, क्योंकि सोचने से सिरे चढ़ाने तक एक लंबा परिश्रम, एक लंबी मेहनत, एक लंबा सोच विचार, संकल्प, बहुत सारी चीजें उसके अंदर लगती हैं, मेहनत लगती है, टीम बनानी पड़ती है, उस टीम से काम भी लेना पड़ता है। हम लोग भी कभी कभी काम करने में मक्कारी करते हैं, कभी देर से भेजते हैं तो जो है, सबसे काम लेना भी आसान काम नहीं होता। और हमें लगातार मार्गदर्शन दिया, और बीच बीच में परामर्श के लिए मीटिंग हमारी होती थी, हमारी सभी शंकाओं का समाधान किया, आदि आदि। मैं बहुत कुछ इसके बारे में कह सकती हूँ, लेकिन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सर का धन्यवाद करना है। तो इसके साथ ही अपनी कुछ पंक्तियों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस माटी से विकसा तन, देश के लिए मैं कह रही हूँ कि इस माटी से विकसा तन, मन जुड़ा इसी प्रकृति से, इस भू से है नाल जुड़ी, विचार पोषित हैं संस्कृति से। माता पिता के संस्कारों को हरदम शीश नवाना तुम,
देश का नाम बढ़ाना तुम, देश का मान बढ़ाना तुम। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम जी बधाई एक बार पुनः, बहुत बहुत बधाई आपको। सबको और हरिहर जी, बहुत सुंदर। और हरिहर जी बैठे हुए हैं, पूरा कार्यक्रम देखा इन्होंने। और ओम सर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके बाद भी हाँ जी, ओम सर की खुद की स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था लेकिन ये उनका बेबी है हमारा भारत का refuge। संचालिका महोदय जी, आपका संचालन भी बहुत मधुर रहा। बहुत बढ़िया रहा आरती, बहुत सुंदर बोलती हो। बहुत थैंक यू, आप सबका आशीर्वाद है। सीख रही हूँ बोलना। सबसे पहले मैंने बोलना श्री रामचरित भवन के मंच पर ही सीखा मैंने वहीं से अपने बोलने की शुरुआत की थी। सर को मालूम है कि मुझे कितनी हिचक थी, मैं कितनी टेंशन में थी बहुत अच्छा बोलती हैं आप तो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, शायद जी ने मेरी कविता का चयन किया और सुनाया सबको। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ बहुत जी, आभार है लोग का। बहुत यही हमने कहा था ना कि किसकी सब तैयार हो जाइए, पता नहीं किसकी कविता जो है पढ़ी जाए यहाँ पर। ओम जी दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी, ओम जी नहीं दिख रहे हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति।